ये कहानी 2015 की है, या कहें तो अक्टूबर 2015 की। केरल का एक यंग कपल सैम अब्राहम और सोफिया दोनों ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। दोनों पढ़े लिखे हैं। सैम ने अपनी MBA पूरी की है और सोफिया ने भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की है। उनका एक 6 साल का बेटा है। ये तीनों कुछ समय के लिए इंडिया आए थे। 13 अक्टूबर 2015 को ये तीनों ऑस्ट्रेलिया वापस जाते हैं। इस बार जब सैम अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तो सैम के माता पिता को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी सैम के साथ आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद 14 अक्टूबर को सैम अपने ऑस्ट्रेलिया के घर में दिल का दौरा पड़ने से मृतक पाए जाते हैं। 14 अक्टूबर को सोफिया सबसे पहले उठती है। वे रसोई में जाती है और अपने रोज़मर्रा के काम शुरू करती है। कुछ समय बाद उसे लगता है कि सैम को अब तक उठ जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं उठा। वह सोचती है कि शायद वह थक गया होगा, इसलिए वह उसे जगाना नहीं चाहती। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसे चिंता होने लगती है, वह सैम को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम बार बार हिलाने पर भी कोई हलचल नहीं करता। सोफिया घबरा जाती है और अपनी दोस्त सोनिया को फ़ोन करती है, जो मेलबॉर्न में एक सर्टिफाइड नर्स है। ये सब सुबह करीब 9:13 पर होता है। सोनिया सोफिया को तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके बुलाने के लिए कहती है। सोफिया वैसा ही करती है। इमरजेंसी सर्विसेज ठीक 13 मिनट बाद वहाँ पर पहुँचती हैं। वे सैम को CPR देना शुरू करती हैं। मेडिकल टीम को एक अजीब बात नज़र आती है कि सैम के मुंह से खून निकल रहा था। अगले 10 मिनट तक वे CPR देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम को बचाया नहीं जा सका। करीब 15 मिनट बाद मेडिकल टीम सैम को मृत घोषित कर देती है। सैम की उम्र उस समय केवल 45 साल की थी और वह एक बहुत ही अजीब तरीके से इस दुनिया से चले गए। थोड़ी देर बाद एक पुलिस टीम वहां पहुंचती है। वे पूरे क्राइम सीन की तस्वीरें लेते हैं और चले जाते हैं। मेडिकल टीम जिसने सैम को CPR देने की कोशिश की थी, उनके अनुसार सैम की मृत्यु दिल के दौरे से हुई थी। पहली नज़र में पुलिस को इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं लगती। उन्हें नहीं लगता कि किसी ने सैम के साथ कुछ गलत किया होगा। ये एक स्वाभाविक मृत्यु लगती थी, क्योंकि रात में घर के अंदर कोई नहीं था। कोई खिड़की या दरवाज़ा टूटा हुआ नहीं मिला और सैम के संपर्क में कोई और नहीं था। इसके बाद सोफिया सैम के पेरेंट्स को केरल में फ़ोन करती है। वे उन्हें अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सूचित करती है। उसके बाद उनकी सोसाइटी ने तकरीबन $30,000 इकट्ठा किए। सैम अब्राहम, जो 2 दिन पहले केरल से ऑस्ट्रेलिया लौटे थे, अब अपने पेरेंट्स के पास अपनी अंतिम रेस्ट प्लेस पर वापस जा रहे हैं। वे जीवित आए थे अपने परिवार के साथ एक जहाज़ पर, लेकिन 2 दिन बाद वह एक ताबूत में बंद होकर वापस जा रहे हैं। सैम के पेरेंट्स को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसे अपने बेटे को इतनी जल्दी फिर से देखेंगे, लेकिन जिस तरह से वे उसे देखेंगे, उन्होंने शायद अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। सैम को उनके गांव में उनके दादाजी की कब्र के ठीक बगल में दफनाया जाता है, और जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो उनके पिता और उनके 2 चचेरे भाइयों को याद आता है कि सैम ने 4-5 दिन पहले क्या कहा था। इस बार जब सैम उनसे मिलने आए थे, वे बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। सामान्य तौर पर सैम बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे, जिसे मजाक करना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन इस बार जब वे 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद केरल पहुँचे, तो उनके पेरेंट्स, उनके बाकी चचेरे भाई बहन और दोस्तों को लगता है कि सैम इस बार बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सैम ने क्या कहा था। सैम ने अपने पिताजी और अपने 2 चचेरे भाइयों से कहा था कि उन्हें लगता है कि वे जीवित वापस नहीं आएंगे। अगली बार वे एक ताबूत में बंद होकर आएंगे। उसने अपने पिताजी से ये भी कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे दादाजी की कब्र के ठीक बगल में दफनाइएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वे बातें सच साबित हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि सैम अब्राहम के मामले में भी ठीक यही हुआ। सोफिया अपने बेटे के साथ वहाँ कुछ दिन रहती है, लेकिन क्योंकि उसे अपने छोटे बेटे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है, इसलिए 10 दिन वहाँ रहने के बाद वे 24 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाती है। दूसरी ओर सैम अब्राहम के पिता अपने बेटे की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और उनके मन में 2 सवाल बार बार परेशान करते हैं।
पहला 35 साल के व्यक्ति का अचानक दिल का दौरा पड़ना, और दूसरा सैम इस बार ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, वे यहाँ आने के बाद भी खुश क्यों नहीं थे, उन्होंने पहले ही अपनी मृत्यु के बारे में क्यों बात की। एक 35 साल का व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी जी रहा था, अपने परिवार में बहुत खुश था, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, उसके पास एक छोटा बच्चा था, तो वे बार बार अपनी मृत्यु की बात क्यों कर रहा था। सोफिया वहाँ अपने बच्चे की जिम्मेदारी, अपनी नौकरी की जिम्मेदारी, अपने पेशेवर करियर की जिम्मेदारी के साथ अपने पूर्व सास ससुर को नहीं भूलती और हर शनिवार बिना असफलता के उन्हें फ़ोन करती है। सैम की मृत्यु हो चुकी है, करीब 9 महीने बीत चुके हैं। अब आता है जुलाई 2016। ये शनिवार है और एक बार फिर सैम के माता पिता अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आता है शनिवार का दिन और एक बार फिर से सैम के पेरेंट्स अपनी बहू के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो अपनी बहू और अपने छोटे पोते से अपनी भावनाओं के बारे में बात कर सकें। लेकिन पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद भी इस बार सोफिया का फ़ोन नहीं आता। वे सोचते कि शायद सोफिया बिजी हो और अगले शनिवार को वे ज़रूर फ़ोन करेगी, इसलिए वे अगले शनिवार का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन पिछले शनिवार की तरह इस बार भी वो फ़ोन नहीं करती। सोफिया का फ़ोन नहीं आता। इस बार सैम के माता पिता सोफिया को फ़ोन करते हैं क्योंकि उन्हें भी थोड़ी चिंता होने लगती है। लेकिन बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब वे सोफिया को संपर्क नहीं कर पाते तो वे सोनिया को फ़ोन करते हैं, जो सोफिया की सगी बहन है और मेलबर्न में ही रहती है। सैम के माता पिता पहले से ही बहुत दुखी हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता था कि वे अपने जीवन में बहुत दुख में हैं तो अगला फ़ोन जो उन्होंने सोनिया को किया वह उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। सोनिया से बात हो रही थी सोफिया के बारे में। सोनिया जो कुछ बता रही थी उसे सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सबसे पहले सोनिया ने सोफिया के बारे में उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि सोफिया उस समय जेल में थी। एक पढ़ी लिखी महिला जिसका एक छोटा बच्चा था और कुछ महीने पहले उसका पति मर गया था, उसके बारे में आखिरी चीज़ जो किसी के दिमाग में आती है वो ये नहीं थी कि वे जेल में थी। लेकिन सैम के पेरेंट्स को एक और बड़ा झटका सुनना पड़ा और वे था सोफिया के जेल जाने का कारण, और वे था उनके अपने बेटे सैम इब्राहिम की मृत्यु। इससे पहले कि सैम इब्राहिम के माता पिता कुछ समझ पाते कि हज़ारों मील दूर उनके अपने बेटे के साथ उनके जीवन के आखिरी पलों में वास्तव में क्या हुआ था, उसकी मृत्यु का कारण क्या था, उन्हें एक और जानकारी मिलती है और उन्हें ये जानकर बहुत दुख होता है कि उनकी बहू सोफिया उनके अपने बेटे के कत्ल में शामिल है। और उस कत्ल में सिर्फ एक व्यक्ति ही शामिल नहीं है, एक और परिवार जो कि केरल से संबंधित रखता है वो भी शामिल है, और इस व्यक्ति का नाम है अरुण। अब ये पूरी कहानी क्या है, अरुण कौन है, उसका सोफिया के साथ क्या रिश्ता था, और इन दोनों ने सैम इब्राहिम को क्यों मारा, और पुलिस ने इस पूरे मामले की शुरुआत में दिल का दौरा क्यों घोषित किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पूरी थियोरी बदल दी और इसे हत्या का नाम दे दिया। इसे जानने के लिए हम थोड़ा पीछे इतिहास के पन्नों में जाएंगे। ये 1980 का दशक था। केरल का एक छोटा सा गांव, उस गांव में 2 बच्चे थे, एक है सैम और दूसरी है सोफिया। दोनों छोटे हैं और इसलिए ज़्यादातर समय वे एक साथ खेलते हैं। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की और जाहिर है ज़्यादातर समय एक साथ बिताने के बाद उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। स्कूल पूरा करने के बाद सैम और सोफिया एक ही कॉलेज में पढ़ाई शुरू करते हैं। दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अब उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी एक साथ बिताई, और ये दोस्ती एक रिश्ते का नाम ले लेती है। साल है 2003। सैम इब्राहिम अपने करियर के साथ बहुत एम्बिशियस थे। वे बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे, वे कुछ पढ़ना चाहते थे। इसलिए सैम फैसला करते हैं कि वे एक बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी MBA पूरी करेंगे। MBA पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद वे सोफिया से शादी करेंगे। इसलिए 2003 में सैम इब्राहिम तमिलनाडु चले जाते हैं और सोफिया खुद महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी चली जाती हैं। ये पहली बार है कि सोफिया की ज़िंदगी में सैम इब्राहिम उनके साथ नहीं है। सैम और सोफिया का रिश्ता जो बचपन से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अजीब बात होती है कि सैम की जगह लेने के लिए कहानी में एक नया चेहरा आता है और इस चेहरे का नाम है अरुण। सोफिया के यूनिवर्सिटी में अरुण इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। एक ही कैंपस में रहते हुए वे बार बार मिलते हैं, मुलाकातों से दोस्ती होती है और दोस्ती से रिश्ता शुरू होता है। लेकिन ये वे रिश्ता है जिसे सोफिया सैम से छिपा कर रखती है। जब सैम अपनी MBA की पढ़ाई कर रहे थे
और सोफिया के साथ अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, उसी समय सोफिया अरुण के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। समय बीतता है, ये तीनों लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद सैम को ओमान में बहुत अच्छी नौकरी मिलती है और इसके बाद वे ओमान चले जाते हैं। साल 2008 में सोफिया सैम इब्राहिम से शादी करती है। अरुण के साथ अपने रिश्ते का रहस्य अपने दिल में दबा लेती है। 1 साल बाद इस दंपति को एक बेटा पैदा होता है। सोफिया की नौकरी अभी भी बेंगलुरु में है। अब उनकी ज़िंदगी की कहानी कुछ इस तरह है। सैम इब्राहिम ओमान में रह रहा है, जबकि सोफिया अपने बेटे के साथ बेंगलुरु में रह रही है। बचपन में सैम के साथ रहने के बावजूद जब सोफिया पहली बार केवल 3 सालों के लिए उस खाली जगह को किसी और व्यक्ति से भर देती है। जब तक सैम ओमान में काम करते हैं, उसी समय सोफिया फेसबुक पर अरुण को ढूंढती है, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और उनका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। सैम कभी कभी ओमान से बेंगलुरु वापस आते हैं, सोफिया के साथ कुछ समय बिताते हैं, फिर ओमान वापस चले जाते हैं। लेकिन सैम को शायद ये भी नहीं पता कि बेंगलुरु वापस आना सोफिया के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल सोफिया और अरुण के बीच इस प्रेम त्रिकोण में, इस लव ट्रायंगल में सैम इब्राहिम एक बाहरी व्यक्ति बन गए थे। सोफिया अरुण के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती थी और उसे मौका मिलता है जब उसकी बहन सोनिया मेलबर्न चली जाती है। सोफिया का अब प्लान है ऑस्ट्रेलिया जाने का। ऑस्ट्रेलिया जाने का असली कारण सोफिया सैम को बताती है कि वे अपनी बहन सोनिया के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही है। सैम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि भारत में उसका अपना घर, उसका अपना परिवार है। इसलिए जब वे वापस आता है, एक तरफ वे अपने बेटे और सोफिया से मिल सकता है और दूसरी तरफ वे अपने परिवार वालों से मिल सकता है। इसलिए शुरुआत में उसे सोफिया का ऑस्ट्रेलिया जाने का कदम पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरी ओर सोफिया अड़ी रहती है और सैम को नहीं पता कि वे क्यों अड़ी हुई है। इसलिए आखिरकार साल 2012 में सोफिया अपने छोटे बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और कुछ समय बाद वहां पहुंचने वाला अगला व्यक्ति अरुण होता है। सोफिया की जिंदगी उसके प्लान के अनुसार चल रही है। एक तरफ उसका पति है जिसकी अच्छी सैलरी है, लेकिन वह दूर ओमान में है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई है। लेकिन यहाँ चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ती हैं जिसकी सोफिया ने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। सैम इब्राहिम की ओमान में नौकरी बहुत ही अच्छी थी, अच्छी सैलरी के साथ थी। इसलिए सोफिया ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना एम्बिशियस पर्सन, जिसने इतनी मेहनत की थी इतना इंडिपेंडेंट होने के लिए, फाइनेंशियली बेटर बनने के लिए, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर ऑस्ट्रेलिया सोफिया के पास आ जाएगा। लेकिन वही होता है साल 2013 में, जब सैम इब्राहिम ओमान में अपनी नौकरी छोड़कर सोफिया के पास ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। सैम इब्राहिम के ऑस्ट्रेलिया आने से पहले सोफिया और अरुण की प्रेम कहानी बिना किसी रुकावट से चल रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से रुक गई है सैम इब्राहिम तक पहुंचने से, क्योंकि सैम इब्राहिम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। सैम के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद सोफिया बहुत नाराज हो जाती है, लेकिन अब सोफिया अरुण के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रही है। लेकिन सोफिया एक ही घर में, एक ही छत के नीचे अपने पति के साथ रह रही थी। अगर एक पार्टनर का किसी के साथ शादी के बाहर रिश्ता है तो आप उसे ज़्यादा समय तक छिपा नहीं सकते। सोफिया के साथ भी यही होता है। कुछ समय बाद सैम को सोफिया और अरुण के रिश्ते का पता चलता है। तो उसके बाद जब ये सारा पता सैम को लगता है कि सोफिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो अरुण के साथ मिलकर सैम को मार देती है। लेकिन ये सारा कुछ कैसे हुआ, इनकी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सैम ने जिस साल उनकी मृत्यु हुई, उस साल पुलिस को अरुण का जिक्र क्यों नहीं किया? सैम ने ये रहस्य अपने दिल में छुपा लिया और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तब होता क्या है कि अरुण सैम पर हमला करता है और ये एक जानलेवा हमला था और इसकी डिटेल्स सैम ने कभी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं करवाई। ना ही उसने अपने पेरेंट्स को बताया था कि उसकी वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसकी वाइफ के बॉयफ्रेंड ने उन पर कोई हमला किया है। सैम अब अरुण को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, लेकिन सैम ने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले पुलिस को अरुण का जिक्र क्यों नहीं किया? पुलिस को उसने उस हमले के बारे में क्यों नहीं बताया? वे ये रहस्य अपने साथ ही लेकर क्यों चला गया?
इस हमले के बाद सैम इब्राहिम को इस रिश्ते की गहराई और तीव्रता का पता चल जाता है और शायद यही कारण है कि अक्टूबर 2015 में जब वे केरल वापस आया तो वे अपनी मृत्यु की उम्मीद कर रहा था। सैम के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। वे कोर्ट में तलाक के लिए फाइल कर सकता था, वे उस हमले और अरुण के बारे में पुलिस को बता सकता था, वे अपने बच्चे को लेकर अलग रहना शुरू कर सकता था। लेकिन सैम इब्राहिम ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अब चलते हैं उस कहानी की और पुलिस को ये कैसे पता चलता है कि सैम की मृत्यु का कारण दिल का दौरा नहीं था, बल्कि वे एक हत्या थी। वहां सैम की मृत्यु के बाद सैम का शव केरल वापस ले जाया गया, लेकिन दूसरी ओर हजारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने अपना काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद सैम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि सैम इब्राहिम के शरीर में बहुत अधिक मात्रा में एक बहुत ही जहरीली चीज पाई गई थी। मैं इस वीडियो में उस जहर का नाम नहीं बताऊंगी। जब पुलिस को इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पता चला और उन्हें पता चला कि सैम इब्राहिम की हत्या की गई थी, तो पुलिस ने तुरंत 4 अलग अलग टीमें बनाई और अपना काम शुरू किया। क्योंकि पुलिस के अनुसार 13 और 14 अक्टूबर की रात कोई भी घर में जबरदस्ती नहीं घुसा था। इसका मतलब है कि जिसने भी सैम इब्राहिम की हत्या की वे घर में ही मौजूद था। पहला शक पुलिस को सोफिया पर जाता है। एक विशेष टीम सोफिया की हर गतिविधि पर नजर रखती है। दूसरी टीम सोफिया के फोन कॉल्स को ट्रैक करती है। एक और टीम सोफिया के बैंक खाते की बारीकी से जांच करती है। सैम के ठिकानों के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस ने 2014 में सैम पर हुए हमले की जांच की। हालांकि अरुण की कोई भी पहचान के बारे में पुलिस को डिटेल्स सैम द्वारा नहीं दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस को पता चला कि हमलावर केरल का एक व्यक्ति था। सैम की मृत्यु के बाद पुलिस ने एक और बात नोट की कि एक विशेष नंबर पर सोफिया लगातार कॉल कर रही थी या उस नंबर से सोफिया को कॉल्स आ रही थी। अगली बात जो पुलिस ने नोट की वे ये थी कि सोफिया से एक व्यक्ति पब्लिक प्लेसेस पर और रेस्टोरेंट्स में मिलता है और ये दोनों लोग ऐसे मिल रहे थे जैसे वो कोई रिश्ते में हो। लेकिन पुलिस जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। वे हर कदम बहुत सावधानी से उठा रही थी। कोर्ट में जाने से पहले वे जितना हो सके उतना सबूत इकट्ठा करना चाहते थे ताकि वे अपने मामले को और मजबूत बना सकें। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिलती है कि सोफिया ने सैम इब्राहिम की कुछ संपत्ति को किसी और व्यक्ति के नाम कर दिया है। आखिरकार एक निश्चित पॉइंट तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये सारे लिंक आपस में जुड़ जाते हैं। वे व्यक्ति जो लगातार सोफिया से मिल रहा है, जिसके साथ सोफिया फोन पर बात कर रही है और जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, ये 4 लोग अलग अलग लोग नहीं थे, बल्कि एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है अरुण। अब आखिरकार सोफिया और अरुण के खिलाफ बहुत सारे सबूत उपलब्ध हैं। अब पुलिस वाले कोर्ट में जाते हैं और दोनों के घरों के लिए सर्च वारंट्स लेते हैं। जब दोनों के घरों की तलाशी ली जाती है तो पुलिस को बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि उनके आपस में रिश्ते को बहुत क्लियर कर देती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पुलिस को दोनों के घरों से जो डिटेल्स मिलती हैं, जिनमें वे अपने रिश्ते के बारे में और सैम इब्राहिम की मृत्यु के बारे में पहले से बात कर रहे थे, उन दोनों के घरों में ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट्स मिलते हैं, ऐसी डायरीज मिलती हैं, आपस में उनकी बातें की गई थी, जो उनकी डिटेल्स मिलती हैं जो कि सैम इब्राहिम की मृत्यु से कनेक्टेड थी और उसकी मृत्यु से पहले दिन जो बात उन्होंने आपस में की थी। आखिरकार सैम इब्राहिम की हत्या के 17 महीने बाद 29 जनवरी 2018 को पुलिस सोफिया और अरुण के खिलाफ कोर्ट में अपने आरोप दायर करती हैं और कोर्ट में सैम इब्राहिम की हत्या का मामला शुरू होता है। शुरुआत में सोफिया और अरुण दोषी नहीं होने की दलील देते हैं, जिसका मतलब है कि उनका मानना है कि उनका सैम इब्राहिम की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद कोर्ट में अरुण अपना अपराध स्वीकार करता है। 14 अक्टूबर 2015 को जब ये सारे लोग अपने घर में सो रहे थे तो अरुण बताता है कि 14 अक्टूबर 2015 को जब सोफिया की फैमिली सैम इब्राहिम अपने बेटे के साथ सो रहे थे, मैं उस घर में चुपके से घुस गया और सोते समय मैंने सैम इब्राहिम को इतनी भारी मात्रा में जहर दे दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब मैं ये सब कर रहा था उस समय सोफिया गहरी नींद में सो रही थी और उसे कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद सोफिया भी उसी बयान पर बनी रहती है और सैम इब्राहिम की हत्या का सारा दोष अरुण पर डाल देती है और दावा करती है कि वह निर्दोष है।
शायद उस समय सोफिया ने सोचा कि इस मामले में वे अपने पति की हत्या से बच जाएगी और सारा दोष अरुण अपने ऊपर ले लेगा। आपको मैं ये भी बात बताना चाहती हूँ कि कोर्ट में आगे से क्वेश्चन हुआ था कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी सो रहा है और आप उसको कुछ पिला देते हैं। अब जब पुलिस ने कोर्ट में 2 डायरीज को सबूत के रूप में पेश किया जिसमें सारी डिटेल्स या सारी बातें मेंशन्ड थी कि कैसे अरुण को मारा जाएगा, लेकिन ये डायरीज एक कच्चा सबूत थी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने एक दूसरे के साथ सैम इब्राहिम की हत्या से कुछ समय पहले की थी। ना केवल कुछ समय पहले बल्कि 2013 में जब सैम इब्राहिम ओमान से ऑस्ट्रेलिया आया था। उस समय भी इन डायरीज को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि सोफिया बहुत नाराज़ थी और डायरीज में स्पष्ट रूप में लिखा है कि सैम को रास्ते से हटाने का तरीका वो खुद ही ढूंढ रही थी। बाद में ये कोर्ट साबित करती है कि 2013 में सोफिया और अरुण सैम की हत्या की साजिश रच रहे थे। इस बिंदु पर बचाव पक्ष की टीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी सवाल पूछती है। सवाल ये है कि जब सैम इब्राहिम अपने घर पर सो रहा था तो अरुण आकर उसे कैसे जहर दे सकता है, किसी को कैसे नींद में जहर को पिलाया जा सकता है। ये एक तकनीकी सवाल है जिसका जवाब डॉक्टर बर्क और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट नरेन गंजा ने दिया। लेकिन ये दोनों एक्सपर्ट्स कोर्ट में साबित करते हैं कि कैसे इन दोनों अरुण और सोफिया ने सोते हुए सैम को जहर दिया। उन एक्सपर्ट्स ने बताया कि जब सोते हुए आदमी को कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत पिलाई जाती है, कुछ बूंदें पिलाई जाती हैं, तो वो खुद ब खुद ही उसकी बॉडी या खुद उसका सिस्टम ऐसा बना होता है कि वो उसे निगल जाता है। यहाँ मैं आपको अरुण के बारे में एक बहुत ही अजीब बात बताऊंगी। इन दोनों के बीच जो ये कन्वर्सेशन हुई ऑनलाइन, ये जो बातचीत हुई, उनके रिश्ते में कोर्ट में पहली बात ये सामने आई कि इसमें कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं थे। उनका रिलेशन केवल एक फिजिकल रिलेशन था। और एक और बात इनके बारे में सामने आई कि अरुण जो ऑस्ट्रेलिया सोफिया के पीछे गया था, मैं आपको एक और अजीब बात बताऊंगी कि जो भी डिटेल्स, जो भी उनकी अरुण की और सोफिया की आपस में कन्वर्सेशन थी, उसको जो भी डिटेल्स उसकी देखी गई, उनमें से ये पाया गया कि उनका आपस में जो रिलेशन था वो कभी भी इमोशनल लेवल पे नहीं था। वो एक फिजिकल रिलेशन था, लस्ट के सराउंडिंग बना हुआ एक रिलेशन था। और दूसरी और एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है कि अरुण जो सोफिया के पीछे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा, उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, वो खुद भी मैरिड था, उसके बच्चे थे, उसका अपना परिवार, उसकी अपनी पत्नी और उसके अपने बच्चे उस समय केरल में रह रहे थे। आखिरकार 16 अगस्त 2018 को कोर्ट अरुण और सोफिया को सैम इब्राहिम की हत्या का फर्स्ट डिग्री मर्डरर घोषित करती है और इसके बाद अरुण को 24 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें से पहले 20 साल के लिए किसी भी तरह की जमानत का कोई विकल्प नहीं होगा। इसके बाद सोफिया को 22 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें से 18 साल तक उसे बिना किसी पेरोल के जेल में रहना होगा। अब तक सोफिया जो कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरी हुई दिख रही थी, उसे लगता था कि अरुण सैम इब्राहिम की हत्या का सारा दोष खुद पर ले लेगा और वे खुद इस हत्या के मामले से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि उसे लगता था कि अरुण उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो खुद भी इस मामले का फ़ायदा उठा सकती है। शुरुआत में कोर्ट सैम इब्राहिम की कस्टडी की जिम्मेदारी सोफिया की बहन सोनिया को देती है, लेकिन जब सैम इब्राहिम के पेरेंट्स इसका विरोध करते हैं तो इसके बाद इस बच्चे की कस्टडी उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, मतलब सैम के पेरेंट्स को दी जाती है। एक तरफ सैम इब्राहिम है, एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, प्रगति करना चाहता था, एम्बिशियस था और सब कुछ जानने के बावजूद, अपनी पत्नी के बिहेवियर, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जानने के बावजूद और पुलिस को कुछ नहीं बताया, सैम इब्राहिम इस दुनिया को छोड़ गया। लेकिन पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया कि उसने ये सब क्यों किया। सब कुछ जानने के बाद भी वे धीरे धीरे मरना क्यों जारी रखता है। दूसरी ओर सोफिया और अरुण हैं, जिनका अपना परिवार था, अपने बच्चे थे, लेकिन वो उनको छोड़कर एक दूसरे के साथ एक अलग ही दुनिया बसाने का सोच रहे थे। लेकिन फिर भी ये गैर कानूनी ही था। एक सही तरीके से डाइवोर्स लेकर अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते थे।
इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ जानना है, आपके क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज इसी के साथ यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और कहानी के साथ किसी और वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।